अच्छा जी, अब आवाज आ रही है? हम शुरू करें लेक्चर। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दें अपने चैट पे तो पता चले कि आपको मेरी आवाज आ रही है, तो हम स्टार्ट करें लेक्चर। अच्छा जी, आई स्टार्ट एनीवे। सबसे पहले आ जाती है चेस्ट पे। अब चेस्ट में आपको पता है कि हम अगर स्ट्रक्चर शुरू करें, फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, बहुत सारी चीजें हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं। किसी भी चीज की पैथोलॉजी जो है इट कैन लीड टू चेस्ट पेन। तो मोस्टली जो चेस्ट पेन के साथ पेशेंट्स आते हैं, जरूरी नहीं है कि जिस तरह लोग कंसिडर करते हैं कि हार्ट की पैथोलॉजी होगी या लंग्स की पैथोलॉजी भी होगी। हो सकता है इट मे बी ड्यू टू द मस्कुलर पेन, रिब्स की पेन हो सकती है, स्किन में कोई डर्माटोम की कोई प्रॉब्लम है उसकी पेन हो सकती है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली चेस्ट पेन मे बी ड्यू टू सम एब्डोमिनल प्रॉब्लम। ऐसी चीज हो सो चेस्ट पेन जो है वो बहुत सारी पैथोलॉजीज हैं जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है। नेक्स्ट रिब फ्रैक्चर्स हैं। रिब फ्रैक्चर्स जो है किसी भी इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, तो कोई लड़ाई शड़ाई की वजह से रिब फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। लेकिन फर्स्ट रिब जो है इट इज इन अ वेरी प्रोटेक्टेड पोजीशन, वो यूजुअली नहीं होती। यूजुअली मिडिल रिब्स जो है वो फ्रैक्चर होती हैं, लोअर भी हो सकती हैं लेकिन मिडिल रिब भी हो सकती हैं। रिब फ्रैक्चर का एक जो वनरेबल पोजीशन है दैट इज द एंगल ऑफ द रिब, जहां से वो टर्न करती है टुवर्ड्स एंटीरियरली, तो वो दैट इज द मोस्ट वनरेबल पोजीशन जहां पे रिब का फ्रैक्चर हो सकता है। बट इट कैन बी डायरेक्ट, नो कैन लीड टू रिब फ्रैक्चर एट एनी प्लेस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि रिब फ्रैक्चर्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि रिब फ्रैक्चर्स, फ्रैगमेंट ऑफ द रिब कैन puncture into the lungs, which is extremely dangerous. रिब का जो फ्रैगमेंट है फ्रैक्चर हो गया है तो अपर एरिया में, पर्टिकुलरली जो सेकंड से लेके सिक्स तक है, वो दे कैन पंचर इनटू द लंग्स, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा ये कि लोअर रिब केज जो है दैट इज ओवर राइडिंग द एब्डोमिनल हिस्ट्रा। राइट साइड पे लिवर है, लेफ्ट साइड पे किडनी भी है, स्प्लीन भी है। सो इनके फ्रैक्चर्स जो है दे मे लीड टू प्रॉब्लम्स और दे मे लीड टू इंजरी और ट्रॉमा टू द एब्डोमिनल हिस्ट्रा आल्सो। फ्लेल चेस्ट क्या होती है कि रिब्स, अगर 2-3 रिब्स फ्रैक्चर हो जाए इकट्ठी, ठीक है, और या एक सेगमेंट है रिब का, 2-3 रिब्स एक तरफ से भी फ्रैक्चर हो गया और दूसरी तरफ से डबल फ्रैक्चर हो गया, देयर इज अ सेगमेंट ऑफ रिब्स जो सेपरेट हो गया बाकी थोरेसिक केज से सब, ठीक है। सेपरेट इन द सेंस कि उसकी मूवमेंट सेपरेट होगी। मूवमेंट सेपरेट कैसे होती है? इंस्पिरेशन अगर आप कर रहे हैं तो द रिब केज इज सपोज्ड टू एक्सपैंड और आउटर साइड पे इसकी एक्टिविटी होनी चाहिए। बट व्हाट हैपेंस, ये जो फ्रैगमेंट है which are fractured rib, they recede inwards instead of going out, increasing the capacity of the thoracic cavity, वो अंदर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसकी फ्लेल सी मूवमेंट हो जाती है, इसको हम फ्लेल चेस्ट कहते हैं। थोराकोटमी, थोराकोटमी मींस ओपनिंग अप द thoracic cage. Thoracotomy means opening of the thoracic cage to enter into the thoracic cavity to perform any surgical procedures. Intercostal space में भी आप इंसाइज कर सकते हैं या रिब को इंसाइज कर सकते हैं। रिब को इंसाइज करने का क्या तरीका है कि आप पेरियोस्टियम रिब का जो काटते हैं, अंदर से रिब वाला रिब थोड़े से निकाल लेते हैं और फिर इनर साइड के जो पेरियोस्टियम है उसमें भी इंसेशन देके यू कैन रीच इनसाइड। अब आवाज आ रही है?
अच्छा जी, अब क्या होता है कि थोरैकोटॉमी जो है इट इज प्रोसीजर टू ओपन द थोरैक्स रीच द इनसाइड, और अंदर आपने थोरैकोटॉमी में अंदर आपने हार्ट की सर्जरी करनी है, लंग्स की सर्जरी करनी है, यू कैन डू दैट। एंटीरियर थोरैकोटॉमी या पोस्टीरियर थोरैकोटॉमी, एंटीरियर थोरैकोटॉमी का मतलब है कि सामने की तरफ से आप जो है इंसिजन करेंगे, स्टर्नम की साइड से ये शेप इंसिजन बना के वहां से आप यू कैन एंटर द थोरैसिक कैविटी। और पोस्टीरियर थोरैकोटॉमी मोस्टली पोस्टरलैटरल या पोस्टीरियर साइड पे आप वहां पे भी इंसिजन देके यू कैन एंटर इनटू द थोरैक्स। दिस डिपेंड्स ऑन द सर्जरी, द प्लेस ऑफ सर्जरी व्हिच यू वांट टू रीच, किस लोकेशन पे आप जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप थोरैकोटॉमी करते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर थोरैकोटॉमी ज्यादा जो है वो फेवरेबल है। एक्स्ट्रा प्लूरल इंट्राथोरैसिक सर्जिकल एक्सेस, एक्स्ट्रा प्लूरल का मतलब क्या है कि आप अगर थोरैक्स को एंटर कर रहे हैं तो प्लूरल कैविटी को आपने साइड पे कर दिया है। तो थोरैसिक आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं, आप अगर लेयर्स याद करें, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, रिब्स आती हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स आती हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स में एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इनरमोस्ट है। इनरमोस्ट के बाद जो एरिया प्लेन आता है दैट इज द एंडोथोरैसिक फेशिया, जो हमने बात की थी। एंडोथोरैसिक फेशिया के बाद पूरा आता है। सो आपने अगर थोरैक्स को एंटर करना है, प्लूरल कैविटी की तरफ नहीं जाना, तो एंडोथोरैसिक फेशिया का प्लेन है जहां पे यू कैन एंटर, और वहां पे आप सर्जिकल एक्सेस करते हैं। यू आर इनसाइड द थोरैसिक कैविटी बट यू आर नॉट इनसाइड द थोरैसिक, इनसाइड द प्लूरल कैविटी। तो लंग्स और प्लूरा को आपने एक तरफ कर दिया और आप एक्स्ट्रा प्लूरल एरिया में यू कैन डू द सर्जरी। सुपरन्यूमरी रिब्स जो है, रिब्स का मतलब सुपरन्यूमरी मतलब एक्स्ट्रा रिब्स है। एक्स्ट्रा रिब्स सर्वाइकल रीजन में भी हो सकती हैं, लंबर रीजन में भी हो सकती हैं। बेसिकली जो रिब्स है वो तो थोरैसिक वर्टेब्रा के साथ अटैच होती है, लेकिन अगर सर्वाइकल रिब का मतलब ये है कि C7 से कोई रिब निकल आया एक्स्ट्रा, C7 की थोरैसिक की ट्रांसवर्स प्रोसेस से एक्स्ट्रा रिब निकल आती है, दैट इज कॉल्ड द सर्वाइकल रिब। उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे पिक्चर भी एक बनी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं, उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि रूट ऑफ द नेक में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? ब्रेकियल प्लेक्सस है, सबक्लेवियन आर्टरी, आर्टरी वेन है, वेसल्स है। तो इन स्ट्रक्चर्स को वो प्रेस कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा है सर्वाइकल में। इन स्ट्रक्चर्स को जब वो प्रेस करेगी, पर्टिकुलरली लोअर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस, तो आपको पता है क्या प्रॉब्लम होगी वहाँ पे। अगर जिस भी मसल को सप्लाई करिए उसमें वीकनेस होगी, जो सेंसरी नर्व है उसमें पैरास्थीसिया डेवलप हो जाएंगे। तो ये सुपर न्यूमरी रिब्स जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पर्टिकुलरली सर्वाइकल रिब। और ये होती है पेशेंट्स में, मिल जाते हैं पेशेंट्स ऐसे। उसके बाद लंबर, जो लंबर रिब का मतलब है कि फर्स्ट लंबर रिब से, फर्स्ट लंबर वर्टेब्रा से कोई रिब निकल रही है, तो वो इतनी यूजुअली कॉमन नहीं है, सर्वाइकल रिब ज्यादा होती है। प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड एजिंग ऑफ द कॉस्टली कार्टिलेजेस। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है कॉस्टली कार्टिलेजेस का? कि जो थोरैसिक एज है उसमें बड़ी रेजिलियंस है बिकॉज ऑफ दिस कॉस्टली कार्टिलेजेस। तो पर्टिकुलरली बेबीज में उसमें थोड़ा सा प्रेशर आ भी जाए तो फिर स्टैंड कर लेते हैं, वो ये नहीं होता कि एकदम पूरे पेज टूट जाए। ठीक है ना, तो बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ दीज कार्टिलेजेस। तो होता क्या है कि एज द एज प्रोसीड्स, एज जब बढ़ती जाती है तो कॉस्टल कार्टिलेजेस जो है ना पर्टिकुलरली वो उनमें कैल्सिफिकेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, कई ऑसिफिकेशन भी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो हार्ड हो जाती है। तो ये एंड में मैंने एक स्लाइड रखी हुई थी एजिंग प्रोसेस के साथ क्या क्या चेंजेस होंगी, लेकिन एजिंग के साथ ये होता है कि उसकी जो थोड़ा केज है उसकी रेजिलियंस कम हो जाती है। रेजिलियंस कम हो जाएगी तो वो इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती, और दूसरी बात ये कि इतना चेस्ट एक्सपेंशन भी कम हो जाएगी। ऑसिफाइड ज़ीफर्ड प्रोसेस, ऑसिफाइड ज़ीफर्ड प्रोसेस जो है वो ज़ीफर्ड प्रोसेस यूजुअली ऑसिफाइड नहीं होता। यहाँ पे आपको पता है प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट होता है, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट जो है ये अगर ऑसिफाइड हो जाए तो कई दफा ओल्ड एज में लगता है या एडल्ट एज में आपको महसूस होता अम्मा है कि यहाँ पे चीज बन गई है। अनार छिलड़ में से कार्टिलेज में ज़ाहिर ऑसिफिकेशन हो जाती है। ऑसिफिकेशन
स्टीयरिंग व्हील है वो चेस्ट पे लग सकता है या कोई और इंजरी हो सकती है, स्टर्नम का फ्रैक्चर हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है जो चेस्ट केस की इंजरीज की या फ्रैक्चर्स जो है यहाँ पे बोन के कि उसके नीचे लाया करता है स्टर्नम के खुद बैक साइड पे हार्ट है और साइड पे जो है वो लंग्स है रिब्स के साइड के एरिया में। तो ये चीजें फ्रैक्चर हो तो दे कैन ऑलवेज इंजर द सॉफ्ट टिश्यू जो दूसरा अंदर है उसको ये इंजर कर सकते हैं। तो whenever there's a fracture like this sternum fracture so you have to be very careful in examining the patient कि उसका खाली फ्रैक्चर ये है कि उसने इंटरनली कोई दूसरा डैमेज तो नहीं कर दिया, ठीक है। उसके बाद मीडियन स्टेनोटॉमी का क्या मतलब है, मीडियन प्लेन में आप स्टर्नम को खोलेंगे और यू कैन एंटर द रिब केज। तो मीडियन प्लेन में अगर आप खोलना चाहते हैं, कोई वजह है सामने आपने सर्जरी करनी है तो मीडियन स्टेनोटॉमी sternum means just you opening the sternum or you're entering the thoracic cavity और median plane clear हो रही है, ठीक है। ये स्लाइड आगे क्यों नहीं जा रही? अच्छा जी, एक्सटर्नल बायोप्सी है, उसके बाद आ जाती है स्टर्नल बायोप्सी। स्टर्नल बायोप्सी का क्या मतलब है कि हम स्टर्नम का एरिया जो है यहाँ पे स्टर्नम जो बोन है इट इज वेरी थिन बोन, सामने सुपरफिशियली पड़ी है, सबक्यूटेनियस है, आप फॉरन पे यू कैन रीच द स्टर्नम, वहां से आप बोन मैरो बायोप्सी बड़ी इजीली ले सकते हैं, बहुत कॉमनली वहां से ली जाती है। तो आप जो है वो एनेस्थेटाइक लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं पेशेंट को और वहां से आप स्टर्नम से बोन मैरो बायोप्सी जो है यहाँ से ली जाती है बिकॉज इट इज सबक्यूटेनियस थिन बोन easily accessible. External anomalies, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल एनोमलीज जो है वो कंजेनिटल एनोमलीज क्या होती है एक्सटर्नल, आपने अगर अभी तक मेडिकल पढ़ी है, बॉडी वॉल अगर पढ़ ली है, तो ये जो डेवलपमेंट होती है बॉडी वॉल की तो दोनों साइड से आगे वो ज्वाइन करती है मिड लाइन में स्टर्नम। स्टर्नम जो है वो दोनों साइड से आके मिड लाइन में ज्वाइन करते हैं। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, लेफ्ट एक रह जाता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड का हाफ जो है स्टर्नम का वो दे डू नॉट ज्वाइन। जब वो ज्वाइन नहीं करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी ओपन, लेफ्ट एक रह जाएगा बीच में। ये जो लेफ्ट रह जाएगा उसके बिल्कुल स्टर्नम के बैक साइड पे हार्ट पड़ा है, तो आप हार्ट दैट मींस हार्ट बिकम्स सुपरफिशियल, सामने नजर आ रहा है, हार्ट इज ओपन। बैक वॉइसेस आर क्या होता है? अच्छा जी, अब कोशिश करते हैं कि आपको पीछे शोर बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी वॉल्यूम कम हो जाएगी, पीछे बहुत शोर बहुत आ रहा है। अच्छा जी, आई होप यू कैन हियर मी। स्टर्नम वापसी की हमने बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं स्टर्नल एनोमलीज की। मैंने आपसे बात की कि स्टर्नम जो दोनों साइड पे हाफ स्टर्नम राइट एंड लेफ्ट आके ज्वाइन करता है एंड देन जी दोबारा स्टर्नल वापसी में बताती हूँ। स्टर्नम इज अ सबक्यूटेनियस बोन और दूसरी बात क्या है कि थिन बोन है। सो स्टर्नम को हम यूज करते हैं बोन मैरो बायोप्सी लेने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि वी अप्लाई वी इंजेक्ट लोकल एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक वहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं और स्टर्नम से हम बोन मैरो बायोप्सी ले लेते हैं। दूसरी क्या चीज़ है कि स्टर्नल एनोमलीज होती हैं, कंजेनिटली कोई प्रॉब्लम हो तो इसकी डेवलपमेंट ऐसी होती है कि राइट और लेफ्ट हाफ स्टर्नम का जो है वो कंबाइन करता है और स्टर्नम जो है वो डेवलप होती है, ज्वाइन कर लेती है राइट और लेफ्ट हाफ। तो समटाइम्स इफ दे टू हाफ्स राइट एंड लेफ्ट जो है वो ज्वाइन ना करें तो बीच में एक लेफ्ट एक ओपनिंग रह जाती है, इस ओपनिंग के पीछे हार्ट पड़ा है तो यू कैन सी द हार्ट। तो हार्ट जो इसको फिर कहते हैं एक्टोपिया कॉर्डिस, ठीक है। एक्टोपिया कॉर्डिस का मतलब आपको हार्ट ओपनली नजर आ रहा है। मैं अब नेक्स्ट देखिए मैं पिक्चर आपको दिखा दूंगी। बहुत ये अक्सर
एक दो दफा फेसबुक पे भी मैंने देखा है कि वो पिक्चर्स बच्चों की लगाई होती हैं जिसमें हार्ट ओपन पड़ा है, दैट इज बिकॉज स्टर्नल क्लेफ्ट होता है, स्टर्नम ओपन है, इट डज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली। तो चेस्ट अगर थोरेसिक केज बंद नहीं हुआ स्टर्नम के एरिया में, तो यू कैन सी द हार्ट, इट लाइज ओपन। पेक्टस एक्सकवेटम और फनल चेस्ट एंड पेक्टस कैरिनेटम, जो केएलएम है उसमें कैविनेटम लिखा है, कैरिनेटम होता है। सो पेक्टस एक्सकवेटम एंड पेक्टस की मैं आपको दिखाती हूँ, कैरिनेटम और पिजन शेप चेस्ट। अब दिस इज पिजन शेप चेस्ट, कैरिनेटम पेक्टस, कैरिनेटम एंड पेक्टस एक्सकवेटम। ये जो है यहाँ पे स्टर्नम बिल्कुल अंदर की तरफ धंसी हुई, दिस इज अ कंजेनिटल एनोमली, एक्सकवेटम। और ये क्या है, कैरिनेटम या पिजन शेप चेस्ट, इट इज जटिंग आउट। तो ये कंजेनिटल एनोमलीज होती हैं दो, पेक्टस एक्सकवेटम और फनल चेस्ट जिसमें जो स्टर्नम है इट इज pushed inside, और पेक्टस कैरिनेटम और पिजन शेप इट इज jutting out, going outside। तो ये कंजेनिटल एनोमलीज है। थोरेसिक केज डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन थोरेसिक केज किन किन चीजों से बना है, स्टर्नम से बना है, रिब से बना है, और पोस्टीरियरली हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम भी है, ठीक है। अब इन चीजों की कोई भी एनोमली हो, दिस इज गोइंग टू लीड टू थोरेसिक केज डिस्टॉर्शन। अभी आपने देखा पेक्टस कैरिनेटम और पेक्टस एक्सकवेटम में थोरेसिक केज की डिस्टॉर्शन होगी। डिस्टॉर्शन मींस उसकी प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ कंजेनिटल एनोमलीज ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम की एनोमली होगी तब भी डिस्टॉर्शन होगी, अगर वर्टिब्रल कॉलम की एनोमली होगी तब भी होगी। वर्टिब्रल कॉलम की एनोमलीज क्या होती हैं, स्कोलियोसिस होगी, काइफोसिस होगी। अभी हमने वर्टिब्रल कॉलम पढ़ना है, तो वर्टिब्रल कॉलम अगर बैक साइड पे बहुत निकला हुआ है तो काइफोसिस, अगर वर्टिब्रल कॉलम साइड पे उसकी जो स्ट्रेट नहीं जा रहा और वर्टिब्रल कॉलम इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द साइड, तो दैट इज स्कोलियोसिस। तो थोरेसिक केज की डिस्टॉर्शन इस वजह से हो सकती है बिकॉज ऑफ एनोमलीज ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग द थोरेसिक केज। तो अगर रिब की कोई एनोमली है, रिब की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी डिस्टॉर्शन कर सकती है। डिस्टॉर्शन में होता क्या है, डिस्टॉर्शन अगर हो गई है तो उसमें फिर थोरेसिक केज का मेन फंक्शन ब्रीदिंग का है कि वो ये एक्सपैंड करे और इंस्पिरेशन हो, और वापस जब जाएगी तो एक्सपिरेशन हो। तो अगर डिस्टॉर्शन होगी इट मे लीड टू ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम क्या होता है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में ये होता है, थोरेसिक आउटलेट जो है ये है, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये सर्वाइकल रिब पड़ी हुई है, जो ब्लैक आपको नजर आ रही है, ये C7 से लेके ये एक्स्ट्रा रिब आ गई है सर्वाइकल रिब। तो ये प्रेशर डाल रही है ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर, ये नर्व्स हैं और ये मेन आर्टरी के ऊपर भी प्लेक्सस डाल सकती है। तो ये अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब आउटलेट सिंड्रोम में बेस ऑफ द नेक में कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आउटलेट हम सर्जरी वाले कहते हैं, फिर थोरेसिक अपर्चर जो है उसको सर्जन्स कहते हैं कि आउटलेट है, ठीक है, थोरेसिक आउटलेट है। आउटलेट क्यों है, क्योंकि यहाँ से आर्टरीज और वेन्स निकलती हैं। आउटलेट मेरा ख्याल है इसको कहते हैं ये मेडिकल वाले, ठीक है। तो एनीवे इट इज द सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर। इस एरिया में कोई भी अगर एनोमली होती है, या जैसा सर्वाइकल रिब है, या फिर कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है, या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पे पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट एट द रूट ऑफ द नेक, दे विल बी प्रेस्ड अपॉन। जब ये प्रेस हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, ठीक है। डिसलोकेशन ऑफ द रिब्स, स्लिपिंग रिब सिंड्रोम, ये होता है अगर स्टर्नम के साथ कॉस्टल कार्टिलेजेस लगी हुई हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए। तो स्टर्नम और कॉस्टल कार्टिलेजेस के जो स्टर्नल कॉस्टल जॉइंट है उनमें अगर डिसलोकेशन हो जाए या डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो इन्हें हम कहते हैं स्लिपिंग रिब सिंड्रोम या डिसलोकेशन ऑफ रिब्स। लेकिन अगर कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में हो जाए, ठीक है, कॉस्टोकॉन्ड्रल रिब्स और कार्टिलेजेस, कॉस्टल कार्टिलेजेस के दरमियान, उसे हम कहते हैं रिब सेपरेशन। तो ये दोनों चीजें आपको सेपरेट पता होनी चाहिए। रिब सेपरेशन मींस रिब्स और कॉस्टल कार्टिलेजेस के दरमियान डिसलोकेशन, और डिसलोकेशन ऑफ रिब्स मींस स्टर्नो या स्लिपिंग रिब सिंड्रोम मींस स्टर्नो कॉस्टल जॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट है। पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट, पहले भी मैंने आपसे बात की थी कि पैरालिसिस क्या होता है। डायफ्राम के जो दो हाफ्स हैं, दो डोम्स हैं, दे आर सप्लाइड बाय their respective phrenic nerve। राइट साइड वाला जो है इट इज सप्लाइड बाय द राइट phrenic nerve, लेफ्ट साइड वाला जो है लेफ्ट phrenic nerve है। कोई एक साइड वाला अगर उसकी नर्व सप्लाई नहीं है, प्रॉपर फ्रेनिक नर्व डैमेज हो गई है, तो एक साइड फॉर एग्जांपल राइट साइड वाला जो है वो फ्रेनिक नर्व जो है
वो इंजर हो गई है, तो वो वाली साइड जो है वो पैरालाइज हो जाएगी, दूसरी साइड नॉर्मल रहेगी। अब जब इंस्पिरेशन करते हैं तो डायफ्राम को क्या करना है, वो नीचे वो क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू कम डाउनवर्ड्स। लेकिन जो साइड पैरालाइज है वो नीचे जाने की बजाय वो ऊपर चली जाएगी, तो इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। जो उसने मूवमेंट करनी है उसके अगेंस्ट हो जाएगी, उसके ऑपोजिट में चली जाएगी। सो यहाँ अगर हम देखें नॉर्मल इंस्पिरेशन में इंस्पिरेशन हो रही है तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है ना, रेड वाला इंस्पिरेशन दिखा रहा है कि ये डायफ्राम दोनों साइड के नीचे आ गई है। लेकिन अगर राइट साइड की फॉर एग्जांपल पैरालाइज हुई है तो या फ्रेनिक नर्व डैमेज है, तो इस वजह से डायफ्राम का पैरालिसिस हो गया, तो लेफ्ट साइड तो इंस्पिरेशन पे नीचे जा रही है लेकिन राइट साइड ऊपर जा रही है, तो इट इज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। ये अपनी नॉर्मल मूवमेंट से ऑपोजिट चला गया है, तो दिस इज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। ये तब होती है जब पैरालिसिस हो जाए किसी एक साइड का, तो ये पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो गई। स्किन इनोवेशन ऑफ द चेस्ट वॉल एंड रेफर्ड पेन। स्किन इनोवेशन मैंने आपको डर्माटोम्स बताए थे। डर्माटोम्स कैसे होते हैं कि T1 2 3 4 5 6 7 6 तक तो ठीक है, 7 से आगे जो इंक्लिनेशन इंटरकॉस्टल एरिया ये रिब्स की है कि दे कम फ्रॉम the posterior end is higher, anterior end is lower। तो क्या होता है कि जो इंटरकॉस्टल नर्व्स है 7 to 11 दे कम आउट ऑफ द कॉस्टल कार्टेजेस, वो एब्डोमिनल एरिया को सप्लाई करती है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि एब्डोमिनल एरिया को जब वो सप्लाई कर रही हैं तो एब्डोमिनल एरिया से अगर कोई पैथोलॉजी होती है उसकी रेफर्ड पेन हो सकता है नीचे जो चेस्ट एरिया में जाके हो, ठीक है ना। तो स्पेशली ये होता है, या फिर जो रेफर्ड पेन का मतलब ये होता है कि डर्माटोमल लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट जो है स्किन को भी वही सेगमेंट सप्लाई कर रहा है, विसरा को भी वही स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट सप्लाई कर रही है, ठीक है। तो अगर विसरा में एब्नॉर्मेलिटी कोई पैथोलॉजी डेवलप होती है तो उसकी पेन स्किन पे हमें फील होती है उसी डर्माटोम लेवल पे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल निमोनिया हो गया है, T6 या T7 लंग्स का एरिया है, उसको T7 या T7 आप समझे T8 जो है स्पाइनल सेगमेंट पोर्शन ऑफ लंग को अप्लाई कर रहा है और वहां पे निमोनिया डेवलप हो गया, उसकी पेन जो है वो एब्डोमेन में आपको फील होगी, क्योंकि T8 सेगमेंट स्किन का डर्माटोम जो है इट लाइज इन द एब्डोमिनल एरिया, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल है एक कि T8 ले लें या T9 ले लें, लंग का कोई एरिया है जो T8-9 उसको सप्लाई कर रहा है, T8-9 सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब वही स्पाइनल कॉर्ड T8-9 एब्डोमेन की स्किन को भी सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना। वो जो है वो T10 जो है वो अम्बलाइकस का एरिया है, T9 थोड़ा सा उससे ऊपर वाला डर्माटोम होगा। तो लंग की जो निमोनिया की पेन है वो एब्डोमेन में फील होगी, दैट इज द रेफर्ड पेन। डिस्निया आ जाता है, डिफिकल्ट ब्रीथ फॉल की कोई एनोमलीज हो में प्रॉब्लम नहीं हुए या वीक हो गए या पैरालाइज हो गए, या पैरालिसिस में तो बिल्कुल ही ब्रीदिंग नहीं होती, तो डिस्निया डेवलपिंग इन ब्रीदिंग कुड बी ड्यू टू एनी ऑफ दीज रीजंस, बोन एब्नॉर्मेलिटी या पैथोलॉजी, या फिर उसकी जॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो चेस्ट प्रॉपर्ली एक्सपैंड नहीं कर रही है, इससे हो सकता है। हर्पीज ज़ोस्टर इन्फेक्शन, हर्पीज ज़ोस्टर होता है वेरेसिला जो वायरस है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, इट इज द वायरस ऑफ चिकन पॉक्स। तो जिनको ओरिजिनली चिकन पॉक्स हुआ होता है वेरेसिला इन्फेक्शन, वो जो चिकन पॉक्स है इट लाइज इन द डोरमेंट इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन। अब ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन में कुछ अर्सा तक डोरमेंट पड़ा रहेगा और फिर ये रीएक्टिवेट होता है। जब ये रीएक्टिवेट होता है तो जिस डॉर्सल रूट गैंग्लियन में ये पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल T4 में पड़ा हुआ था, या कहीं और भी सर्वाइकल में भी हो सकता है, लंबर में भी हो सकता है, तो T9 में फॉर एग्जांपल T9 के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में ये पड़ा था और एक्टिवेट हो गया, तो T9 का जो डर्माटोम है वहां पे हर्पीज ज़ोस्टर पेयर हो जाएगा। हर्पीज ज़ोस्टर क्या है, इन्फेक्शन है, वेसिकल्स बनते हैं, एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, यहाँ पे बहुत पेन करती है, एरिया में पहले पेन डेवलप होगी टिपिकली एक डर्माटोमल एरिया में, और उसके बाद फिर
वहाँ पे वेसिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे, रेडनेस होगी। तो ये रीएक्टिवेशन ऑफ चिकन पॉक्स वायरस, और जब ये रीएक्टिवेशन होती है तो फिर ये हर्पीज जोस्टर करती है। इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक में क्या होता है कि अगर आपने कोई भी पेन, किसी की पेशेंट को इतनी ज़्यादा पेन हो रही है कि आपने पेन इसकी रिलीव करनी है, या आपने पर्टिकुलर एरिया में सर्जरी करनी है, लैसरेटेड वुंड है उसको आपने करना है, तो आप क्या करते हैं कि उस इंटरकॉस्टल एरिया में नर्व को हम ब्लॉक कर देते हैं। नर्व को ब्लॉक करने का मतलब ये है कि नर्व विल नॉट बी एबल टू कैरी द सेंसेशंस बैक, तो पेन की सेंसेशंस वो वापस स्पाइनल कॉर्ड में नहीं लेके जाएगी, तो वो एरिया पेनलेस हो जाएगा। तो इंटरकॉस्टल नर्व आप मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरोवास्कुलर बंडल है दैट लाइज बिटवीन द इंटरनल इंटरकॉस्टल एंड इनर मोस्ट इंटरकॉस्टल, और ये कॉस्टल ग्रूव में ये पड़ा होता है। अब कॉस्टल ग्रूव में जब पड़ा है तो इट इज नियर द लोअर बॉर्डर, कॉस्टल ग्रूव इज जस्ट अबव द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब। अब क्या हम करते हैं कि इंटरकॉस्टल नीडल इंसर्ट करते हैं नियर द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब। इंफीरियर बॉर्डर के साथ ही पड़ी हुई है, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। सो दिस इज द, this needle is inserted near the inferior border, और यहाँ पे नर्व पड़ी, यहाँ पे हम एनेस्थेटिक एजेंट इंजेक्ट कर देते हैं। अब उस इसी की कोलैटरल ब्रांच लोअर रिब के सुपीरियर बॉर्डर के साथ भी जा रही है, तो हम इसको भी हमने करना है, इसको भी हमने इंजेक्ट करना है। डिपेंड्स कि आप कौन सा एरिया जो है वो एनेस्थेटाइज करना चाहते हैं, आप उस एरिया की नर्व के पास जाके आप एनेस्थेटिक इंजेक्ट करेंगे और वो नर्व ब्लॉक हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये जो नर्व्स हैं इनकी ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा होती है, कि ये नर्व जो है ये ऊपर वाली नर्व का थोड़ा सा एरिया को करे भी ओवरलैप कर लेती है। दो नर्व्स की आपस में ओवरलैपिंग होती है, तो दो तीन हमें नर्व्स जो है वो ब्लॉक करनी पड़ती हैं। बट अगर एक पर्टिकुलर कोई एरिया जिसको आपने सर्जरी करनी है, तो यहाँ पे आप जस्ट बिलो द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब यू कैन इंजेक्ट द एनेस्थेटिक एजेंट, और आप नर्व ब्लॉक कर सकते हैं। ट्रोमैटिक इंजरी टू द थॉरैक्स, ट्रोमैटिक इंजरी थॉरैक्स की एक्सीडेंट्स में हो सकती है, किसी लड़ाई में हो सकती है, डायरेक्ट इंजरी हो सकती है। थॉरैक्स की तो ट्रोमैटिक इंजरी में सबसे ज़्यादा जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लंग्स आ जाते हैं, उसके बाद हार्ट है, तो ये वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको इंजरी हो सकती है, प्लस फिर साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये हमें फिर एड्रेस करना पड़ता है पेशेंट को एग्जामिन करके कि कोई विस्टा डैमेज तो नहीं हो गया, और लंग्स का कोलैप्स तो नहीं हो गया। लंग्स का कोलैप्स हो जाता है अगर इंजरी हुई है और बाहर से एयर एंटर कर रही है, ठीक है, प्लूरल कैविटी में एंटर कर गई है, या तो फिर लंग है वो कोलैप्स, वो एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाहर से प्रेशर से एयर अंदर चली जाती है, तो लंग एक्सपैंड नहीं करता, तो लंग कोलैप्स कर देता है। अच्छा जी, ट्रॉमेटिक इंजरी टू द abdominal vista and the lies the overlies the abdominal vista, जैसे मैंने आपको बताया कि डोम ऑफ द डायफ्राम जो है वो बिल्कुल ऊपर तक फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक भी चलाता है, राइट साइड वाला, और उसके नीचे बिल्कुल एब्डोमिनल विस्टा कौन सा पड़ा है, राइट साइड पे लिवर पड़ा होता है। दैट मींस फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस या फिफ्थ रिब तक लिवर आ रहा है। तो अगर इंजरी वहाँ रिब केज पे हो रही है, तो हमें तो ये पता है कि ये तो रिब केज है, ये यहाँ पे थोरेसिक विस्टा होंगे, लेकिन लोअर रिब केज जो है इट ओवरलाइज दी, इट कवर्स द एब्डोमिनल विस्रा, राइट साइड पे लिवर, लेफ्ट साइड पे किडनी, स्प्लीन। तो अगर यहाँ पे इंजरी हो जाती है, रिब का फ्रैक्चर हो जाता है, कोई होती है पैथोलॉजी डेवलप, तो ये एब्डोमिनल विस्रा को डैमेज कर सकती है। ठीक है ना, राइट साइड पे अगर फिफ्थ रिब में फ्रैक्चर हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये लिवर को डैमेज कर सकती है। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे 9, 10, 11 रिब्स अगर फ्रैक्चर होती हैं, तो वो स्प्लीन को डैमेज कर सकती है, किडनी को डैमेज कर सकती है। Internal thoracic artery, the treatment of coronary artery disease, coronary artery great saphenous vein एक होती है, लोअर में बोल लेते हैं और फिर बाईपास कर लेते हैं। बाईपास का क्या मतलब है कि जो वहाँ पे आर्टरी जो है वो ब्लॉक हुई भी है, उस एरिया को हम बाईपास कर लेते हैं, और उसकी प्रॉक्सिमली जो पेटेंट आर्टरी है और डिस्टली जो पेटेंट आर्टरी, उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। उन दोनों को ज्वाइन हम करते हैं, एक्स्ट्रा वहाँ पे वेन लेते हैं, वेसल हमें चाहिए होती है, तो हम ग्रेट सेफनेस वेन लगाते हैं, और उसकी रीजंस बहुत सारी हैं। तो हम लोअर लिम्ब में जाएंगे तो आपको बताऊंगी कि
ग्रेट सेफनेस वेन बड़ी लेंथ में हमें मिल जाती है, तो वहाँ पे हम बाईपास कर सकते हैं. वी कैन यूज द ग्रेट सेफनेस वेन इन सम. कभी कभी ये होता है कि इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी यूज कर सकते हैं. इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जेप्टिक आर्टरी आपको पता है, कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. तो सबक्लेवियन आर्टरी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी डायरेक्टली हम इसको अटैच कर देते हैं कोरोनरी आर्टरी के साथ डिस्टल टू दी जहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम ओपन हार्ट सर्जरी के लिए हमें थोरेकोटॉमी करनी है. थोरेक्स हम ओपन करते हैं विच इज कॉल्ड थोरेकोटॉमी. मैंने आपको बताया ओपन करके तो हार्ट की हम सर्जरी कर सकते हैं, या बहुत एक्सट्रीम मेजर्स होते हैं. थोरेकोटॉमी थोरेक्स ओपन करके हार्ट को पंप भी किया जा सकता है. जिस तरह आप यंग पेशेंट है, किसी भी वजह से आपको मतलब कोई बहुत ही टर्मिनली इल पेशेंट नहीं है, और तो अगर आप एक्सटर्नल मेजर से सीपीआर आप कर रहे हैं और वो नहीं रिवाइव हो रहा पेशेंट, तो आप थोरेकोटॉमी कर सकते हैं. थोरेकोटॉमी करके हार्ट को हाथ से वो आप पंप कर सकते हैं ताकि उसको आप पेशेंट को रिवाइव कर सकें. ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं. Changes in the thoracic wall with aging, this is important. Why? Because changes ऐसी होती हैं, thorax की expansion बहुत necessary है for breathing movements. ठीक है ना, और breathing movement normal resting breathing तो quiet respiration में तो चलिए ठीक है हो गई, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी फोर्स इंस्पिरेशन करनी पड़ती है, ब्रीदिंग मूवमेंट्स आपकी ज़्यादा हो जाती हैं किसी भी वजह से, किसी कोई डिजीज हो गई है, कोई आप यू गोइंग अप द स्टेयर्स, तो उसमें थोड़ी सी एक्टिव ब्रीदिंग हो जाती है. तो एक्टिव ब्रीदिंग जो है उसमें अगर चेंजेस आती हैं एज के साथ साथ और आप एक्टिव ब्रीदिंग नहीं कर सकते, तो यही वजह होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है सांस चढ़ता है. सांस फूलना क्या मतलब है, डिस्निया हो जाता है. डिस्निया होता है व्हेन यू क्लाइंबिंग स्टेयर्स, उसमें एक्स्ट्रा ब्रीदिंग एफर्ट चाहिए होती है. वो क्यों होती है, वो क्या होता है कि रिब केज बिकम्स मोर रिजिड एंड लूजेस द इलास्टिसिटी. ये क्यों होता है, हमने पहले बात की थी कि कैल्सिफिकेशन हो जाती है कॉस्टल कार्टिलेजेस में. कार्टिलेजेस तो कॉस्टल जो कार्टिलेज है, रिब तो बोन है, लेकिन कार्टिलेज तो कार्टिलेज है, उसमें रेजिलियंस है, वो मूव थोड़ी सी वो एक्सपैंड कर सकती है. लेकिन जब इसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है तब वो रिजिड हो जाती है. जब वो रिजिड हो जाती है तो वो उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है. तो एक्सपेंशन जो है वो चेस्ट की वो आहिस्ता आहिस्ता विद एज एक्सपेंशन कम होती चली जाती है. तो पेशेंट जो है, पेशेंट या एज के साथ साथ फिर वो डिस्निक होता है इंसान. स्टूप पोस्चर, काइफोसिस. काइफोसिस का क्या मतलब है कि वर्टिब्रल कॉलम, जो थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है, इट इज प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड्स, उसकी डिफॉर्मिटी हो गई है. एज के साथ डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि डीजेनरेशन होती है डिस्क की, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की एज के साथ डीजेनरेशन होती है, बोनी डीजेनरेशन भी हो जाती है, जिसकी वजह से जो थोरेसिक जो वर्टिब्रा है दे टेंड टू डिस्प्लेस पोस्टीरियरली. तो पोस्टीरियर साइड पे कर्व आ जाता है बॉडी में, काइफोसिस हम्प डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो हंच बैक ऑफ नॉटर डैम, जिस तरह आपने एक तो हंच बैक उसको तो था बिकॉज ऑफ कंजेनिटल अनोमली उसकी ऐसी थी कि जो उसकी थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम है तो जेटिंग आउट बैक साइड पे उसकी थी थोड़ी सी निकली हुई, दैट इज कॉल्ड काइफोसिस. लेकिन एज के साथ भी काइफोसिस होती है. तो पीपल टेंड टू स्टूप, और वो झुकते चले जाते हैं बिकॉज ऑफ डीजेनरेशन ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क. तो जब ये काइफोसिस डेवलप होती है तब भी चेस्ट की कैपेसिटी कम हो जाती है ना, चेस्ट उतनी एक्सपैंड भी नहीं कर सकती, और वो कैपेसिटी उसकी अंदर जो है वो रिड्यूस हो जाती है. ऑल दीज चेंजेस दे लीड टू डिस्निया. डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. डिसयूज एट्रोफी. डिसयूज एट्रोफी का मतलब है कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं होती थोरेसिक केज के मसल्स की, एब्डोमिनल मसल्स की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मसल्स जो है डिसयूज एट्रोफी, उनकी एट्रोफी होना शुरू हो जाती है. दे आर नॉट यूज प्रॉपरली. किसी भी चीज को अगर यूज नहीं करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाती है. तो डिसयूज एट्रोफी मीन्स कि यू आर नॉट यूजिंग द मसल्स प्रॉपरली, आपकी एक्सरसाइज भी नहीं हो रही, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एट्रोफिक होते चले जा रहे हैं. मसल्स काम नहीं करेंगे तो रेस्पिरेटरी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी. रेस्पिरेटरी मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी तो क्या होगा कि वो डिस्निक हो जाएगा पेशेंट. डीजनरेशन ऑफ इलास्टिक टिश्यू इन द लंग्स एंड ब्रोंकाई. लंग्स और ब्रोंकाई के अंदर इलास्टिक टिश्यू होता है जिसकी वजह से
पहले तो एक्सपेंशन होती है, उसके बाद जो रिकॉइल होता है, एक्सपिरेशन होती है, वो रिकॉइल लंग्स का इलास्टिक टिश्यू की वजह से होता है। इलास्टिक में क्या होता है कि आप उसको एक्सपैंड करें तो वापस अपनी जगह पे आती है। तो इसी तरह जब डीजेनरेशन हो जाए इलास्टिक टिश्यू में विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स, तो क्या होगा, एक्सपिरेशन मुश्किल हो जाएगी। एक्सपिरेशन essentially is because of recoil of the elastic tissue of the lungs. जब लंग एक्सपैंड करता है, इलास्टिक टिश्यू एक्सपैंड करता है, जब एक्सपिरेशन होती है तो इलास्टिक टिश्यू वापस अपनी जगह पे आता है, रिकॉइल करता है लंग, तो एक्सपिरेशन होती है, यू कैन ब्रीथ आउट। अगर डीजनरेशन हो जाएगी इलास्टिक टिश्यू की तो ब्रीदिंग आउट विल बी डिफिकल्ट, ठीक है, तो रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम होगी। तो दीज चेंजेस, ये सारी चेंजेस जो है क्या करती हैं, दे डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द रेस्पिरेटरी मूवमेंट। रेस्पिरेटरी मूवमेंट उतनी एफिशिएंटली नहीं होती जितनी एफिशिएंटली यंग एज में होती है, एंड दे इम्पेयर द एबिलिटी टू विथस्टैंड रेस्पिरेटरी डिजीज। मतलब ये है कि शुरू की यंग जब इंसान होता है तो कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हो तो उतना डिस्ट्रेस, उतना डिस्निक नहीं होता जितना एक ओल्ड एज में सिमिलर डिजीज की। फॉर एग्जांपल निमोनिया हो गया एक पेशेंट को, एक यंग एडल्ट जो है उसको शायद इतनी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं होगी डेवलप एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज पेशेंट। उसको अगर निमोनिया हो जाता है तो वो ज़्यादा सीरियस होता है, उसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज उसके लंग, उसके जो रिब केज है, उसके लंग्स में बहुत सारी चेंजेस हो चुकी हैं, जिसकी वजह से उतनी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है उसके लिए, ठीक है, तो इसकी वजह से वो डिस्टिंग हो जाता है। तो ये चेंजेस जो है ये आपको पता होनी चाहिए कि रिब केज में क्या क्या चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से एज द एज गोज ऑन, एज द एज एडवांसेस, ओल्ड एज में बहुत सारी चेंजेस आती हैं विच मे लीड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और डिस्निया, तो ये डिस्निंग पेशेंट हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो था वो बेसिकली अप्लाइड एनाटमी का था, थोरेसिक केज की, क्योंकि इसमें अप्लाइड एनाटमी बहुत ज़्यादा आती है, आपके सिनेरियोज बने होते हैं अकॉर्डिंग टू दीज, जो भी अप्लाइड एनाटमी वाली चीज़ें हैं इनकी सिनेरियो बना होता है, देन दे आस्क यू अबाउट एनाटमी का आगे क्वेश्चन आ जाता है, बट यू शुड बी एबल टू रिकग्नाइज कि ये कौन सी एबनॉर्मेलिटी है या कौन सी applied anatomy का topic is related to that question. कोई एक ओवरव्यू, यस ऑफ कोर्स हम करते हैं। ओवरव्यू में क्या है, चेस्ट पेन है, चेस्ट पेन जब आप कहें तो फौरन ही लोग कहते हैं जी बस ये हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक नहीं है चेस्ट पेन। चेस्ट के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, आपको पता है, तो चेस्ट पेन में भी ड्यू टू हार्ट, में भी ड्यू टू लंग्स, में भी ड्यू टू स्टर्नम की बिल्कुल बैक साइड पे हार्ट है उसके, और हमारे इसोफेजियल जो प्रॉब्लम होती है, हार्ट बर्न जिसे कहा जाता है, वो रिफ्लक्स की वजह से होता है, वो भी हो सकता है। कोई बोनी प्रॉब्लम हो सकती है, पैथोलॉजी हो सकती है, मसल की एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच में लीड टू चेस्ट पेन। तो अच्छा क्लिनिशियन जो होता है वो पेशेंट की हिस्ट्री के साथ फिर आप जल्दी से उसको हिस्ट्री लेते हैं और उसके बाद रेलेवेंट उसकी आप क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, और फिर आपको आइडिया होता चला जाता है कि चेस्ट पेन किसकी वजह से, ठीक है। रिब फ्रैक्चर्स, रिब फ्रैक्चर्स आपको मैंने बताया कि सिंगल एरिया में रिब फ्रैक्चर कोई एक जगह पे हो तो रिब का जो फ्रैगमेंट है, जो फ्रैक्चर हो गया, इट कैन डैमेज द विसरा। दो जगह से टूटी है, दो तीन रिब्स हैं जो दो जगह से टूटी हैं, तो एक पूरा सेगमेंट जो है थोरेसिक वॉल का, रिब का, वो अलहदा हो जाता है, वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द थोरेसिक रिब केज। थोरेसिक वॉल जो है जब वो एक्सपैंड कर रही है तो ये अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है, तो ये पैराडॉक्सिकल मूवमेंट उसकी हो जाती है, इसे हम कहते हैं फ्लेल चेस्ट। चेस्ट की एक्सपेंशन के साथ बाकी रिब केज तो एक्सपैंड करिए, लेकिन जो फ्रैक्चर्ड सेगमेंट है वो अंदर की तरफ चला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड फ्लेल चेस्ट। थोरैकोटॉमी मींस ओपनिंग ऑफ द थोरेसिक कैविटी। ओपनिंग क्यों करते हैं, अंदर हमने सर्जरी करनी है किसी वजह से, हार्ट के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, लंग्स की करनी है, या कोई भी सर्जरी करनी है और आपने ओपन करना है थोरेसिक केज को, दैट इज कॉल्ड थोरैकोटॉमी। एंटीरियर भी हो सकती है स्टर्नम की लेवल पे, मीडियन स्टर्नोटॉमी जिसे कहते हैं, बोलते हैं, रिब केज बोल सकते हैं, या आप लैटरल साइड पे पोस्टरलैटरल एरिया में भी जाके कर सकते हैं, बट डिपेंड्स कि आपने किस जगह पे सर्जरी करनी है। ओके, एक्स्ट्रा प्लूरल इंट्राथोरेसिक सर्जिकल एक्सेस, यानी आपने
थोरेसिक केज ओपन भी किया है, लेकिन प्लूरल कैविटी को आप छेड़ नहीं रहे हैं, प्लूरल कैविटी बाहर है। एंडोथोरेसिक फेशिया जो प्लूरल राइटल प्लूरा के बाहर है, आप वहीं पे उसी प्लेन में जाके यू आर डूइंग व्हाटएवर सर्जरी यू हैव टू, तो एक्स्ट्रा प्लूरल है वो एरिया। तो एक्स्ट्रा प्लूरल इन बट इंट्राथोरेसिक सर्जिकल एक्सेस। सुपरन्यूमरी रिब्स, बहुत सारी रिब्स एक्स्ट्रा डेवलप हो गई हैं आपके, 12 रिब्स एक साइड पे तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा बन गई है, सर्वाइकल रिब हो गई है, या थोरेसिक L1 के लेवल पे कोई और रिब डेवलप हो गई है, कंजेनिटल होती है ये। तो सर्वाइकल रिब का मसला क्या होता है कि जो रूट ऑफ लंग पे है, इट इज गोइंग टू प्रेस अपॉन द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट देयर, और वहाँ पे कौन सी स्ट्रक्चर्स है, ब्रेकियल प्लेक्सिस है। तो टिपिकली ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर ट्रंक को प्रेस कर देती है, फ्लेवियन आर्टरी वेन को प्रेस कर सकती है। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर ट्रंक को जब प्रेस करेगी तो आपको पता है क्या होगा, कौन से मसल हैंड के मसल्स को अफेक्ट करेगी, वीकनेस होगी, ठीक है। और उसके बाद ये तो मोटर होगी, उसके बाद सेंसरी में क्या होता है, पैरास्थीजियाज होते हैं, हाइपोस्थीजियाज, ये हम सारा पढ़ चुके हैं पहले। So it can compress the structures present at the root of the neck, particularly lower trunk of brachial plexus and subclavian artery. और सबक्लेवियन आर्टरी पे होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी और पेन होगी। अच्छा जी, प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड एजिंग ऑफ कॉस्टिक कार्टिलेज। प्रोटेक्टिव फंक्शन का क्या है कि मतलब रेजिलिएंट इतना होता है रिब के, जो हमारा रेजिलिएंट है कि थोड़ा सा प्रेशर जो है वो विथस्टैंड कर सकता है बिकॉज ऑफ द कॉस्टली कार्टिलेजेस। तो ये इसका प्रोटेक्टिव फंक्शन है। लेकिन जब एजिंग हो जाती है कॉस्टली कार्टिलेजेस के साथ, तो अभी हमने बात की कि ऑसिफिकेशन हो जाती है, जब ऑसिफिकेशन हो जाती है तो वो रिजिड हो जाती है, रिजिड जब हो जाती है तो दे कैन टेंड टू ब्रेक अवे इजीली। ऑसिफाइड जीफर्ड प्रोसेस जो है वो ऑसिफाइड नहीं होता, कार्टिलेज की फॉर्म में होता है। ऑसिफाइड हो जाए तो एडल्ट एज में या और लेटर एज में तो लगता है कोई लंप डेवलप हो गया, वहाँ कोई लंप नहीं होता, वो इसी की ऑसिफिकेशन हो रही होती है। तो ये एक्सरे के साथ हमें पता चल जाता है। स्टर्नल फ्रैक्चर जो है, स्टर्नम का अगर फ्रैक्चर हो जाए किसी वजह से, डायरेक्ट ब्लो अगर सामने की हो जाए तो, क्योंकि इट इज रिलेटिवली सबक्यूटेनियस बोन है, सामने पड़ी हुई है, तो कार क्रैश इंजरीज में होता था पहले, अब वो बैग अपेयर हो जाता है तो अब इतना नहीं होता, लेकिन स्टर्नल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। अच्छा, मीडियन स्टेनोटमी, मीडियन के मिड लाइन में आप स्टर्नम को ओपन करें और थोरेसिक कैविटी में एंटर हो जाए, आपने कोई सर्जरी करनी है हार्ट के ऊपर पर्टिकुलरली। अच्छा, स्टर्नल में ऑब्वियसली स्टर्नल यूज करते हैं, वेरी कॉमनली यूज बिकॉज इट इज सबक्यूटेनियस और थिन बोन है। यू कैन डू द बोन मैरो बायोप्सी अगर आपने करनी है तो आप स्टर्नम में नीडल इंजेक्ट करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट करते हैं और नीडल डालते हैं, कैनुला डालते हैं, और वहाँ से आप बायोप्सी ले सकते हैं, इट इजी। अच्छा, स्टर्नम एनोमलीज, एनोमलीज कंजेनिटल एनोमलीज, स्टर्नम की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुई। स्टर्नम जब डेवलप करता है तो दो हाफ जो है, राइट और लेफ्ट हाफ दोनों दोनों साइड से आते हैं और ज्वाइन करते हैं मिड लाइन में। तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि ये दोनों हाफ ज्वाइन नहीं कर पाते और वहाँ पे क्लेफ्ट होता है या ओपनिंग रह जाती है, और उसके पीछे बिल्कुल हार्ट होता है, वी कैन सी द हार्ट, दिस इज कॉल्ड एक्टोपिया कॉर्डिस, ठीक है। हार्ट की जो है एब्नॉर्मल, यू कैन सी द हार्ट, एक्टोपिया कॉर्डिस उसे कहते हैं। अच्छा, दूसरा है कि पेक्टस एक्सकैवेटम, मैंने आपको बताया फनी शेप चेस्ट। स्टर्नम जो है इट इज पुश्ड इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ वो पुश हो गई है तो एक्सकैवेटम है। और अगर बाहर की तरफ इट इज जटिंग आउट तो दैट इज कैरिनेटम। ये दिखाया, दिस इज द कैरिनेटम, और पिजन शेप चेस्ट, दिस इज एक्सकैवेटम, और ये अंदर की तरफ ये इट इज पुश्ड इनसाइड। तो ये दो भी एब्नॉर्मेलिटीज हैं चेस्ट की। डिस्टॉर्शन आ जाती है, डिस्टॉर्शन या तो स्टर्नम की वजह से होगी या वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। चेस्ट रिब केज की शेप प्रॉपर नहीं है, जब शेप प्रॉपर नहीं होती तो क्या होता है कि उसकी ऑब्वियसली एक्सपेंशन नहीं हो सकती, जब उसकी एक्सपेंशन नहीं होगी तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। तो रिब केज की जो वर्टिब्रल कॉलम है, मैंने आपको बताया काइफोसिस हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है, ये वर्टिब्रल कॉलम की एब्नॉर्मैलिटीज है। स्टर्नम की एब्नॉर्मैलिटीज भी हमने पढ़ ली, पर्टिकुलरली एक्सकैवेटर में अंदर की तरफ अगर वो पुश हुआ हुआ है तो रिब केज की कैपेसिटी कम हो गई है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, आउटलेट सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर को आउटलेट भी कहते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई ट्यूमर डेवलप हो जाता है, पैथोलॉजी हो जाती है, कोई लंप डेवलप हो गया है, कोई लिम्फ नोड एनलार्ज हो गया है, या सर्वाइकल रिब हो गई है जो प्रॉब्लम दे रही है, प्रेशर डाल रही है, एनी पैथोलॉजी लीड causing compression or pressure symptom in the root of the neck,
ऑन द स्ट्रक्चर्स एट द रूट ऑफ द नेक, तो वो उसको हम कहते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अच्छा, डिसलोकेशन ऑफ द रिब्स, डिसलोकेशन या स्लिपिंग रिब सिंड्रोम का मतलब है कि स्टर्नल कॉस्टल जॉइंट जो है वहां पे डिसलोकेशन हुई है, यानी कॉस्टल कार्टिलेजेस स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट है वहां पे अगर डिसलोकेशन हो जाए तो उसको हम कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ रिब एंड स्लिपिंग ऑफ रिब। लेकिन रिब सेपरेशन जो है इसका मतलब है कि कॉस्टल कार्टिलेजेस और रिब के दरमियान जो जंक्शन है यानी कॉस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन जो है वहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट हुई है तो हम उसे रिब सेपरेशन कहेंगे। पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम के दो हाफ्स होते हैं, दो डोम्स है, राइट और लेफ्ट साइड, दे आर सप्लाइड बाय रिस्पेक्टिव फ्रेनिक नर्व्स। एक नर्व अगर डैमेज हो जाती है या इंजर हो जाती है तो उस साइड का जो डोम है वो पैरालाइज हो जाएगा और उसकी पैराडॉक्सिकल मूवमेंट हो जाएगी। अब पैराडॉक्सिकल मूवमेंट आपको समझ आ गई है कि नॉर्मल मूवमेंट इंस्पिरेशन होगी तो नॉर्मल मूवमेंट डायफ्राम की क्या होगी, इट इज गोइंग टू गो डाउनवर्ड्स और चेस्ट कैविटी वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर एक साइड पैरालाइज है तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऑपोजिट ऊपर चला जाएगा, तो उसकी पैराडॉक्सिकल मींस ऑपोजिट मूवमेंट। तो जो पैरालाइज साइज है वो नीचे जाने की बजाय वो ऊपर चला जाएगा। तो ये पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम सर्वाइकल रिब आपको मैंने दिखाई थी। This black rib is cervical rib, this, and it is pressing upon the lower trunks of brachial plexus, subclavian artery को भी प्रेस कर सकती है। दिस इज द नॉर्मल मूवमेंट, दोनों साइड पे डायफ्राम नीचे जा रहे हैं इंस्पिरेशन में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि राइट साइड पैरालाइज है, लेफ्ट तो नीचे जा रहा है लेकिन राइट जो है नीचे जाने की बजाय ऊपर चला गया, तो दैट इज पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। स्किन इनोवेशन जो है वो रेफर पेन पर्टिकुलरली जो T7, 8, 9, 10 का एरिया है वो अगर लंग्स का area which is supplied by for example T9 segment या T10 segment को वहाँ पे पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है तो इसकी जो रेफर्ड पेन है बिकॉज द डर्मेटोम लाइज इन द एब्डोमेन, तो इसकी रेफर्ड पेन एब्डोमेन में होगी। ठीक है, T10 है तो अम्बलाइकस का एरिया जो है वो T10 का होता है, वहाँ पे दर्द होगी। अब फिर लगता है ऐसे कि पेन जो है एब्डोमेन में हो रही है तो एब्डोमिनल कोई पैथोलॉजी है, लेकिन ये याद रखना है कि इट मे बी अ रेफर्ड पेन ड्यू टू पैथोलॉजी इन द thoracic एरिया या लंग में एरिया, लंग में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से पेन जो है वो यहाँ हो रही है, तो दिस इज द रेफर्ड पेन। डिस्निया डिफिकल्ट ब्रीदिंग में भी ड्यू टू एनीथिंग, लंग की पैथोलॉजी है, ये चेस्ट वॉल की पैथोलॉजी है, चेस्ट वॉल डेवलप नहीं हुआ प्रॉपर्ली, चेस्ट केज की शेप ठीक नहीं है, या ओल्ड एज हो गई या उसकी ऑसिफिकेशन हो गई है, या रिब्स के फ्रैक्चर हो गया, ये मतलब बहुत सारी किसी भी एब्नॉर्मैलिटी की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्ट हो जाए तो दैट इज डिस्निया। Herpes zoster मैंने आपको बताया था रीएक्टिवेशन ऑफ द चिकन पॉक्स वायरस विच इज प्रेजेंट डोमिनेंट इन दी डॉर्सल रूट गैंग्लियन। डॉर्सल रूट गैंग्लियन जो है वो डॉर्सल रूट का क्या मतलब है, पोस्टीरियरली जो रूट्स आ रहे हैं वो सेंसरी रूट्स हैं, वहाँ पे गैंग्लियन में चिकन पॉक्स जिस पेशेंट को हो वहाँ पे कई दफ़ा ये वायरस जो है वहाँ जाके रिसाइड करता है और डॉर्मेंट हो जाता है, पड़ा रहता है। ठीक है, और कुछ देर बाद कुछ सालों बाद वो रीएक्टिवेट होता है। जब वो रीएक्टिवेट होता है तो उस सेगमेंट में द सेम सेगमेंट जिस डॉर्सल रूट गैंग्लिया में वो पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल T4 के लेवल पे वो पड़ा हुआ था, और T4 का जो डर्माटोम है उस डर्माटोम में फिर हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन होती है। उस डर्माटोम पूरा टिपिकली डर्माटोमल पैटर्न होता है इसका। अगर आपको कोई पेशेंट इस तरह नजर आए वहाँ पे रेडनेस होगी, एक्सट्रीम पेन होगी, क्योंकि ये सेंसरी रूट्स होते हैं तो एक्सट्रीम पेन होगी, और वहाँ पे वेजिकल्स, छोटी छोटी स्वेलिंग वेजिकल्स होते हैं, फ्लूइड फिल्ड होते हैं, वो डेवलप होंगे और बहुत पेनफुल ये कंडीशन होती है, तो हर्पीज जोस्टर हो जाता है और डर्मेटोमल पैटर्न है ऐसा। इंटरकॉस्टल नर्व ब्लॉक, अगर आपने कोई सर्जरी करनी है, इंटरकॉस्टल नर्व को ब्लॉक करना है तो इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब पे यू गोइंग टू इंसर्ट द नीडल और वहाँ पे एनेस्थेटिक एजेंट आप इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो एरिया जो है वो एनेस्थेटाइज्ड हो जाए, क्योंकि वहाँ पे नर्व पड़ी, आपको पता है इंफीरियर बॉर्डर के बिल्कुल अबव कॉस्टिक ग्रूव है जहाँ पे न्यूरोवास्कुलर बंडल होता है। इसी की इस नर्व की जो कोलैटरल ब्रांच है दैट runs in the superior border of the lower rib, तो ये यहाँ पे हम इंफीरियर टू द रिब करते हैं इसको, और इसी की ब्रांच जो कोलैटरल ब्रांच है वो सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द लोअर रिब पे होती है, तो इसको भी हम कर सकते हैं। और दो तीन नर्व्स को हम करते हैं बिकॉज इनकी आपस में ओवरलैपिंग बहुत होती है, तो दो तीन नर्व्स जो है उनको हम ब्लॉक कर देते हैं और वी कैन डू द सर्जरी, कोई भी सर्जरी करनी है। ट्रॉमेटिक इंजरी टू द थोरैक्स, ट्रॉमा अगर थोरैक्स में आ जाता है, रिब का फ्रैक्चर हो गया है आपके, ये जब हम सारा पढ़ सकते हैं, स्टर्नम में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो क्या होगा कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेवलप होगी। ट्रॉमेटिक इंजरी टू द एब्डोमिनल विस्टा एंड द चेस्ट,
एब्डोमिनल विस्रा में thoracic rib cage जो है लोअर जो पार्ट है particularly right and left side it overlies the abdominal viscera. तो rib cage अगर 7th 8th 9th 10th 11th 12th यहाँ पे अगर प्रॉब्लम होती है, रिब का फ्रैक्चर होता है फॉर एग्जांपल, तो राइट साइड पे वो पंक्चर कर सकता है इनटू द लिवर, लेफ्ट साइड पे पंक्चर कर सकती है स्प्लीन. स्प्लीन जो है 9 10 11 के लेवल पे होती है लेफ्ट साइड पे, तो वो रिब जो है पंक्चर कर सकती है स्प्लीन, और स्प्लीन से फिर बहुत सीवियर इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग होती है या फिर किडनी की तरफ कर सकती है. अच्छा जी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है कि यूजुअली हम ओपन हार्ट सर्जरी जो कार्डियक बाईपास करते हैं, तो एक वेन होती है ग्रेट सेफनस वेन जो लोअर लिम्ब से हम लेते हैं, और हम जो आर्टरी ब्लॉक है, जो एरिया ब्लॉक है, उसको हम बाईपास करके उसके प्रॉक्सिमल आर्टरी जो पेटेंट है उसको ज्वाइन कर देते हैं डिस्टल पार्ट से जो पेटेंट है, ठीक है, उस जो ब्लॉकेज एरिया उसको हम बाईपास कर देते हैं. तो यूजुअली तो ग्रेट सेफनस वेन होती है, लेकिन इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी समटाइम्स वी कैन जॉइन द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी विद द डिस्टल पार्ट, और उसको हम वहाँ से ब्लड भी जा सकता है हार्ट पे. यूजुअली ये ग्रेट सेफनस वेन होती है, वही लेते हैं हम. फिर हमने बात की थी चेंजेस विद द एज के साथ क्या चेंजेस होती हैं कि रिब केज रिजिड हो जाती है बिकॉज ऑसिफिकेशन हो जाती है, कॉस्टिक कार्टिलेजेस की उतनी रेजिलियंस नहीं होती, उतनी प्लास्टिसिटी नहीं रह जाती, इतनी एक्सपेंशन नहीं होती, तो डिस्निक हो जाती है. जैसे जैसे एज डेवलप होती है आपकी डिस्निया ज़्यादा होता चला जाता है. बचपन में यंग एडल्ट से पता नहीं चलता, आप स्टेयर्स जो है भागते हुए चल जाते हैं, लेकिन एज के साथ साथ मुश्किल हो जाती है और डिस्निया डेवलप होता है, ठीक है. स्टूप पोस्चर काइफोसिस, वर्टिकल कॉलम अगर पोस्टीरियर साइड पे उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई है किसी वजह से, या अभी तो हम एज की बात कर रहे हैं, तो ये क्यों होता है, एज के साथ डीजनरेशन होती है इंटरवर्टेबल डिस्क की, डीजनरेशन के साथ साथ ये फिर वर्टेबल कॉलम की जो है वो शेप चेंज हो जाती है, बैक साइड पे वो हंच बैक सा बनता है, काइफोसिस बन जाती है, उसकी वजह से भी जो है वो कैपेसिटी कम हो जाती है. डिस यूज एट्रोफी, अगर मसल्स को आपने प्रॉपर्ली यूज नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, तो मसल्स आहिस्ता आहिस्ता डिस यूज की वजह से एट्रोफिक होते चले जाते हैं और फिर रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स नहीं हो सकती, ठीक है. डीजनरेशन ऑफ इलास्टिक टिश्यू, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग इज द मेन क्या कहना चाहिए, जो एक्सपिरेशन है, इंस्पिरेशन में तो डायफ्राम होता है, जो एक्सपिरेशन है दैट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इलास्टिक टिश्यू ऑफ द लंग, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ द लंग, दिस इज द मेन फैक्टर दैट कॉजेस द इलास्टिक कॉजेस द एक्सपिरेशन. तो अगर इलास्टिक टिश्यू कम हो जाएगा तो एक्सपिरेशन मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तो इसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगी. तो ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज फैक्टर्स, all these points ये आप lead to dyspnea with the old age. तो ये changes हो जाती हैं thoracic wall में, और एज के साथ साथ फिर डिस्निया डेवलप हो जाते हैं, इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, ठीक है. तो और दूसरी एक तो इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रीदिंग होगी नॉर्मली, और दूसरी क्या चीज़ है कि अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो गई है लंग के अंदर, ठीक है, तो उसको इतना वो जल्दी इतना जल्दी रिकवर नहीं करेगा, उसको हो सकता है वो विथस्टैंड ना कर सके, इस पेशेंट गिव्स वे मोर इजीली इन ओल्ड एज, ठीक है, क्योंकि ये सारी चेंजेस उसकी बॉडी में, उसके रिब केज में आई हुई हैं. तो एक तो वो डिस्निक होगा, नॉर्मल है, चलो डिस्निक है, लेकिन अगर कोई पैथोलॉजी फॉर एग्जांपल निमोनिया डेवलप हो गया लंग के अंदर, तो वो ओल्ड एज में ज़्यादा सीरियस होता है एज कम्पेयर टू द यंगर एज, बिकॉज ओल्ड एज में ये बहुत सारी चेंजेस उसके थोरेसिक वॉल में आ गई हैं, उसको डिस्निया भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, और वैसे भी हीलिंग जो है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, तो ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है. ओके, हमने एक दफ़ा किया, उसके बाद हमने दूसरी दफ़ा भी कर लिया हमने, तो आई होप अब आपको थोरेसिक वॉल की जो अप्लाइड एनाटमी है उसमें कोई मसला नहीं होगा. इसके बाद वाला लेक्चर जो है वो मैं वर्टिबल कॉलम का लेना चाहूँगी. वर्टिबल कॉलम में फिर इट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि हमने अभी तक आपने थोरेसिक वर्टिब्रा कोई भी नहीं पढ़ी, दिस इज द फर्स्ट एक्सपोजर ना वर्टिबल. तो आपको बेसिक वर्टिबल कॉलम का बताऊंगी कि बेसिक वर्टिबल कॉलम में होता क्या क्या है, उसकी बेसिक उसकी लिगामेंट्स कौन सी है, बेसिक उसके जॉइंट्स कौन से हैं. उसके बाद जो रीजन वाइज है वो आप अपने जो रीजन पढ़ेंगे उसमें आप अलहदा पढ़ेंगे. तो पहले हम बेसिक वर्टिबल कॉलम पढ़ लेंगे, उसकी आर्टेरियल सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है, और वीनस ड्रेनेज. और नेक्स्ट पे
हम thoracic vertebra पढ़ेंगे because the region we are concerned with is thorax. फिर thoracic vertebra की भी आपकी क्लास होगी. तो अगली vertebral column जो है आपका that is present in the region of the back. आप वो खोलेंगे KLM, उसमें जो back लिखा हुआ है जहाँ पे चैप्टर है उसमें आप वर्टिब्रल कॉलम है. तो मेन वर्टिब्रल कॉलम की उसमें कौन कौन सी बोन्स हैं, उसकी मीन, उसकी लिगामेंट्स कहाँ हैं, जो सारे रीजन में वही लिगामेंट होती हैं, जॉइंट्स कौन से हैं जो हर जगह वही जॉइंट होंगे. तो मेन जो बेसिक है वर्टिब्रल कॉलम के लिगामेंट्स, जॉइंट्स, वो सारी हम पढ़ लेंगे. और उसके बाद फिर हम थोरेसिक वर्टिब्रा इन पर्टिकुलर वी विल स्टडी बिकॉज वी आर डूइंग द थोरेसिक रीजन. तो मैं ख्याल दैट्स इट फॉर टुडे. अब लेक्चर आज का खत्म हो गया है. फीडबैक फिर आप मुझे बाद में भी दे सकते हैं, ठीक है. कोई आपको समझ नहीं आई है जो भी कुछ है, एक दफा आप पढ़ें तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. ओके, बाय फॉर नाउ.